हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 102 के संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र का यूनिट 6, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6, जिसमें हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इसमें हम इसकी प्रस्तावना, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रवेश, मौलिक कर्तव्यों की गैर न्यायोचित अवधारणा, मौलिक कर्तव्यों का महत्व, इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलते हैं अपने पहले टॉपिक प्रस्तावना पर, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो भारत के नागरिक होने के नाते कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना हमारे लिए आवश्यक है, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ये कार्य ज़रूरी नहीं कि सरकार के लिए ही हो, ये कर्तव्य सरकार के लिए, परिवार के लिए या अन्य कार्यों के लिए भी हो सकते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर बात मौलिक अधिकारों की होती है वहाँ मौलिक कर्तव्य अपने आप ही संबंध रखते हैं, और जहाँ बात मौलिक कर्तव्यों की होती है वहाँ पर मौलिक अधिकार भी संबंध रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरा करता है तभी उसे उसके अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि राज्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो व्यक्ति का भी यह फर्ज बनता है कि वह भी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करे। आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रवेश, यानी कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान में कैसे आए। तो सबसे पहले संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन बाद में अनुच्छेद 33 में कुछ मौलिक कर्तव्यों को ऐड कर लिया गया। तो अनुच्छेद 33 क्या था? अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि सैनिक बलों और पुलिस को अनुशासन का पालन करना ज़रूरी है और उन्हें अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना भी आवश्यक है। आगे चलकर 1976 में 42वां संशोधन हुआ। उसमें अलग से एक भाग जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेदों को शामिल किया गया। इस संशोधन के अनुसार सभी व्यक्तियों को कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक था। इसके बाद 2002 में 86वां संशोधन आया। इसके अनुसार जितने भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने का अधिकार था, यानी कि उनके जो अभिभावक होते हैं हमारे पेरेंट्स या पेरेंट्स के अलावा जो हमें पालते पोसते हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि अगर उनके घर में कोई 6 से 14 साल तक का बच्चा है तो वो उसे शिक्षा प्रदान करें। फिर 42वें और 86वें संशोधन के बाद भारत के नागरिकों को टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दे दिए गए। अब ये 11 मौलिक कर्तव्य क्या थे वो जानते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य था संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।
ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा मौलिक अधिकार है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सातवां मौलिक अधिकार है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उन सब की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां और लास्ट है यदि माता पिता का या संरक्षण का ये कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान कराना। आगे चलते हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं बताई गई है। यहाँ मैं आपको मौलिक कर्तव्यों की 4 विशेषताएं बता रही हूँ। पहला है ये सामाजिक और नैतिक दोनों प्रकृति के होते हैं। दूसरा, ये गैर न्यायोचित और गैर प्रवर्तनीय है। तीसरा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में साफ अंतर है। और चौथा, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। यानी अगर किसी दूसरी कंट्री का कोई नागरिक हमारे इंडिया में रह रहा है तो उस पे ये लागू नहीं होते, ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू है जो इंडिया का ही रहने वाला है। आगे चलकर हम जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के बारे में। तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है वो 1976 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। इन्होंने क्या किया, भारतीय नागरिकों के लिए 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया और बाद में इन सुझावों को अपना लिया गया। अब ये 8 जो सुझाव थे ये क्या थे, तो इनका पहला सुझाव था संविधान और कानून की रक्षा एवं उनका पालन करना। दूसरा था राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना और ऐसे कार्य करना जिससे कि देश की एकता और अखंडता मजबूत हो सके। इनका तीसरा सुझाव था संविधान में उल्लेखित जनतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना और ऐसे कार्य नहीं करना जिससे कि इनके सम्मान को ठेस पहुँचे। चौथा था देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, यहाँ तक कि सैनिक सेवा के लिए भी तैयार रहना। पांचवा, सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में सहन ना करना। छठा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में राज्य की सहायता और सहयोग करना और कई लोगों की भलाई के लिए कार्य करना जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। इसमें 7वां सुझाव था हिंसा की निंदा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और ऐसे काम ना करना जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे। और इनका 8वां और अंतिम सुझाव था कि कानून के अनुसार कर अदा करना। अभी हमने स्वर्ण सिंह समिति के 8 सुझावों के बारे में जाना। आगे चलते हैं, जो हमारा तीसरा टॉपिक है मौलिक कर्तव्यों का गैर न्यायसंगत होना। यदि कोई व्यक्ति इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा। इसे संविधान के भाग 4A में रखा गया है जो कि न्याय संगत है। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सरकार को एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था कि मौलिक कर्तव्यों के आदर करने की ज़रूरत को महसूस किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे देश के नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में पढ़ाया जाए। इसलिए आगे चलकर एक समिति का गठन किया गया जो इन कर्तव्यों का देखरेख कर सके कि कौन इन कर्तव्यों का पालन कर रहा है और कौन नहीं।
तो इसके लिए 1999 में एक समिति बनाई गई, वर्मा समिति। इसका अध्यक्ष JS वर्मा को बनाया गया। इस समिति का उद्देश्य था मौलिक कर्तव्यों के लागू होने का परीक्षण करना, यानी कि देखना कहाँ कहाँ मौलिक कर्तव्यों का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और दूसरा था कुछ सिफारिशें करना जिससे लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जा सके। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्मा समिति थी, इन्होंने क्या सिफारिशें करी? तो इन्होंने कुल मिलाकर 7 सिफारिशें की। पहला ये था कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सार्वजनिक जीवन में बदलाव लाएंगे, इसलिए सभी व्यक्तियों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इनका आदर करना चाहिए। दूसरा था सार्वजनिक पदों पर आसीन सभी व्यक्ति व्यक्तिवादी या भाई भतीजावाद से दूर रहे। उनकी प्राथमिकता व्यक्तिगत हितों की बजाय सार्वजनिक हित होनी चाहिए। तीसरा था सार्वजनिक पदों पर कार्य करने के लिए ईमानदारी सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। चौथा, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग जनता के प्रति अपने कार्यों एवं निर्णयों के लिए उत्तरदायी होने चाहिए। पांचवा, उन्हें अपने निर्णयों और कार्यों के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। छठा, सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों को ऑफिस के अंदर हमेशा ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। और सातवां, सभी पदाधिकारियों को एक अच्छे लीडर की भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें नेतृत्व के सारे सिद्धांतों को अपनाकर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। लोगों ने इन कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने के लिए वर्मा समिति ने बहुत सारे कानून भी बनाए। अब वो कानून क्या थे? इसमें सबसे पहला कानून था 1951 का जनप्रतिनिधि कानून। इस कानून के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य किसी भी भ्रष्टाचार जैसी कार्य में अपने आप को लिप्त पाया गया तो उसे उसकी सदस्यता से निरस्त किया जा सकता है। दूसरा था 1997 का गैर कानूनी कार्य प्रणाली संरक्षण अभियान। इसमें बताया गया है कि राष्ट्र की सीमा के अंदर कोई भी सांप्रदायिक संगठन किसी भी प्रतिबंधित कार्य को ना करे जिससे कि समाज में अशांति और असुरक्षा पैदा हो। तीसरा कानून है 1955 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति को सजा मिल सकती है यदि वह अस्पृश्यता या छुआछूत को बढ़ावा देगा। चौथा है 1972 का वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम जंगली जानवरों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें जंगली जानवरों के अलावा पशु, पक्षी, पेड़ पौधों की सुरक्षा की भी बात की गई है। इस कारण से यह अधिनियम गैर कानूनी तरीके से जानवरों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाता है। पांचवा है 1971 का राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निरोधक कानून। इस अधिनियम से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान या संविधान का अपमान नहीं कर सकता। यह अधिनियम किसी भी प्रकार के अपमान और अनादर का पूर्ण रूप से विरोध करता है। छठा है 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम प्रकृति के नुकसान के खिलाफ है। यह पूर्ण रूप से वनों की कटाई या उन पर हो रही बर्बादी पर रोक लगाता है। यहाँ तक कि इस अधिनियम के द्वारा वनों का प्रयोग किसी भी मानवीय कार्य प्रणाली के लिए नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं और जानते हैं मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के कई महत्व हैं, जिसमें है पहला, संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। यानी मौलिक कर्तव्यों द्वारा नागरिकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। यदि सभी नागरिक निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो भारत की संप्रभुता और अखंडता बनी रहेगी। इसका दूसरा है देश की प्रगति में सहायक। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए बनाए गए हैं ताकि वह संकट के समय देश की रक्षा हेतु अपने तन, मन और धन से उसमें योगदान कर सके। तीसरा है प्राकृतिक तथा सार्वजनिक
संपत्ति की रक्षा करना। भारत में प्राकृतिक और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में लोग कोई संकोच नहीं करते। मौलिक कर्तव्यों में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा होगी, जिससे प्रदूषण दूर होगा और स्वास्थ्य रक्षा होगी, साथ ही देश की प्रगति भी होगी। चौथा है लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक। भारत द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर ना करें। इसलिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया है, जिससे लोग लोकतांत्रिक शासन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। पांचवा है संस्कृति की रक्षा और संरक्षण। भारत में संस्कृति होने के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार की गौरवशाली परंपराएं हैं। मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से इन परंपराओं में समन्वय स्थापित होगा और उनका संरक्षण हो सकेगा। छठा है स्त्रियों का सम्मान। मौलिक कर्तव्यों का अगर हम अच्छे से पालन करेंगे तो समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होगा, जिससे उनकी गरिमा बढ़ेगी और जो लिंग संबंधी भेदभाव होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं, जिसमें हम जानेंगे इस यूनिट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ और 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसमें ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा के लिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, झील, नदियाँ, जंगली जीवन की रक्षा के लिए, ताकि वह सभी जीव जंतु मिलजुल कर रह सके। तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में संबंध। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। चौथा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो मौलिक कर्तव्यों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य नागरिक एक नैतिक प्रकृति के हैं। दूसरा, मौलिक कर्तव्य विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते, केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में अंतर स्पष्ट है। और चौथा, मौलिक अधिकार कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू किए जा सकते हैं। इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य नैतिक मूल्यों के साथ किस प्रकार से जुड़े हैं? तो मौलिक कर्तव्यों को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। इनके सफलतापूर्वक लागू करने के लिए लोगों में नैतिकता की भावना जागृत करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना BPSC 102 की यूनिट 6 मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।